Hello students, बेटे गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू? फाइन. ओके. तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर कैपेसिटर. आज हमारा टॉपिक रहेगा कैपेसिटर. बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था. तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो चार्ज पार्टिकल की थी, वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ तक होती थी? इन्फिनिटी तक स्प्रेड होती थी. कुछ एनर्जी देखो हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर कुछ एनर्जी है, यहाँ पर भी कुछ एनर्जी है, यहाँ भी कुछ एनर्जी है, यहाँ भी कुछ एनर्जी है. तो ये एनर्जी कहाँ तक थी? इन्फिनिटी तक थी. जो हमारी एनर्जी आई थी, वो एनर्जी कितनी आई थी? एनर्जी कितनी थी बेटे? वर्क डन के इक्वल थी. वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी. वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी. तो एनर्जी कितनी थी? क्यू इंटू वी. क्लियर है? तो बेटे ये एनर्जी कहां तक जाती थी? ये एनर्जी हमारे इन्फिनिटी तक जाती थी. तो हम कैपेसिटर पढ़ेंगे. कैपेसिटर के अंदर देखो क्या होता है. कैपेसिटर पढ़ने से पहले मैं दो तीन डेफिनेशंस क्लियर करना चाहूंगा. फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is zero. Electric field inside the conductor is zero. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? कितना होगा? जीरो होगा. देखो क्यों. ये यहां पर बेटे हमने पॉजिटिव प्लेट ली, ठीक है. ये हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया. इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है. कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको ही पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है. ई नॉट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने बेटे यहाँ पर एक कंडक्टर रख दिया, ए बी सी डी. ए बी सी डी हमने यहाँ पर क्या रखा है? एक कंडक्टर रखा है. तो इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो किधर असेंबल हो जाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल असेंबल टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट ड्यू टू अट्रैक्शन. और पॉजिटिव चार्ज किधर चले जाएंगे? किधर असेंबल हो जाएंगे? टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो नेगेटिव प्लेट थी उसकी तरफ तो पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ आएंगे. तो अब देखो यहाँ पर इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव. एक तरफ पॉजिटिव है दूसरी तरफ नेगेटिव है. तो यहाँ पर एक सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड बना ईपी. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? ईपी. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से समझना बेटे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ कब तक आएंगे? जब तक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल नहीं हो जाता? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के. अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल नहीं हो जाता? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं हो जाता. तब तक ये नेगेटिव चार्जेस इधर असेंबल होंगे और पॉजिटिव चार्जेस उधर जाएंगे. तो कब तक रहेगा ऐसा फिनोमिना? जब तक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल नहीं हो जाता? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के. ये बना हुआ फील्ड है, इसको हम क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ईपी लिख दो या ई आई लिख दो, डिपेंड्स अपॉन यू. आपको बताना होगा वेयर ई आई इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. कब तक जाएंगे? जब तक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं हो जाता. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बेटे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ई नॉट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ई इंड्यूस्ड. दोनों कैसे हैं? इक्वल. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इधर ई नॉट, इधर ई इंड्यूस्ड, एक उधर एक इधर, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? जीरो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर. ये हमें यूज करनी है बेटे इस चैप्टर के अंदर. दूसरा, एनी एक्सेस चार्ज
on a conductor, any excess charge resides on the surface of a conductor. कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा, सपोज ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के हमने जैसे तैसे करके 10 कूलम चार्ज सेंटर पे रख दिया। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे 10 कूलम चार्ज को, ये चार्ज कहां पर आएगा? सरफेस पर। 10 कूलम चार्ज कहां पर आ जाएगा? सरफेस के ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि 10 कूलम चार्ज प्रोटॉन से मिलकर बना है, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेंगे तो ये कहां तक आ जाएंगे? अप टू द सरफेस। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज अगर है, एक्सेस चार्ज अगर है, तो वो सरफेस के कंडक्टर के कहां पर मिलेगा? ऑन द सरफेस मिलेगा। बेटे थर्ड प्रॉपर्टी कल ही हमने, और इसका रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ फोर्स ड्यू टू रिपल्शन, बिकॉज फोर्स ड्यू टू रिपल्शन। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी रहेगी बेटे, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताई थी? लास्ट क्लास में ही हमने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के साथ कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? तीन क्वांटिटी तीनों कैरेक्टरिस्टिक नोट की। बेटे फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी होगी पोटेंशियल से रिलेटेड होगी। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक विल बी ऑफ पोटेंशियल। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी रहेगी वो रहेगी पोटेंशियल ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द कंडक्टर इज कांस्टेंट। सरफेस के ऊपर पोटेंशियल और कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू अगर x है तो यहां पर भी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? x होगी। यहां पर भी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? x। यहां पर भी पोटेंशियल की वैल्यू x। हर जगह पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? x होगी। आइदर इनसाइड ले लें आप, चाहे पॉइंट को बाहर ले लें, सॉरी ऑन द सरफेस ले लें या इनसाइड ले लें। तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द कंडक्टर इज कांस्टेंट, सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा बेटे? ये समझ में आया? हर पॉइंट पर कांस्टेंट है। देखो x मिलेगा आपको, कोई भी पॉइंट ले लो, ऑन द सरफेस और इनसाइड कोई भी पॉइंट ले लो, वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? x वैल्यू मिलने वाली है। क्लियर है? अच्छा, क्यों जीरो होगा? तो देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वर्क डन भी कितना होगा? इफ E is जीरो देन वर्क डन इज जीरो। वर्क डन जीरो कब होता है? वर्क डन इज इक्वल टू जीरो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। वर्क डन जीरो कब होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। नेक्स्ट बेटे, इसके अंदर ये हमने कैलकुलेशन की इनसाइड आउट ऑन द सरफेस। देखो ऑन द सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का। तो E हैज नो टेंजेंशियल कंपोनेंट, E का कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट, E has no tangential component along the surface। सरफेस की तरफ कोई भी कंपोनेंट नहीं है इधर,
अगर इधर कोई कंपोनेंट नहीं है तो वर्क डन कितना है, 0। वर्क डन 0 कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। वर्क डन 0 कब होगा, जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर हो गया बेटे। और पांचवी जो प्रॉपर्टी है हमारी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सरफेस के ऊपर जितना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है। तो ये 5 प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर बेटे पता होनी चाहिए थी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक कैपेसिटर। आई थिंक आपको ये समझ में आई होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी पोटेंशियल ऑन द सरफेस इनसाइड इज कांस्टेंट। क्लियर। और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। नेक्स्ट कैपेसिटर। बेटे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा कैपेसिटर होगा। कैपेसिटर इट इज ए डिवाइस which is used to store the charge, चार्ज स्टोर करने के काम आती है डिवाइस। बेटे जैसे पानी को स्टोर करने के लिए हमारे पास वाटर टैंक होता है, उसी तरह से चार्ज को स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटर होता है। ये कैपेसिटर वही है जो आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कंडेंसर बोलते हो। कैपेसिटर वही है जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, जिसको कंडेंसर कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, यहां पर बेटे क्वेश्चन क्या बनता है, क्या हमारा इन्वर्टर, जो इन्वर्टर की बैटरी है, क्या वो कैपेसिटर होती हैं? बेटे वो कभी कैपेसिटर नहीं होती। उनके अंदर चार्ज स्टोर नहीं होता, उनके अंदर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एक तरह की एनर्जी दूसरी तरह की एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले केमिकल में होती है और फिर केमिकल एनर्जी किस में होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होती है। ये ध्यान रखना, वो कैपेसिटर नहीं होते, वो तो एक स्टोरेज ऑफ एनर्जी है। मतलब उसके अंदर तो एनर्जी कन्वर्जन होता है। एनर्जी स्टोर कहां पर होती है, किसी भी कंडक्टर के अंदर। कोई भी कंडक्टर है हमारे पास, हमें चार्ज स्टोर करना है, हम चार्ज लेकर आए, ये चार्ज लेकर आए, इसके अंदर डाल दिया, ये चार्ज लेकर आए फिर डाल दिया, ये थर्ड चार्ज लेकर आए डाल दिया, तो इसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाएंगे। तो कैपेसिटर किसका बना होता है, कंडक्टर का बना होता है। कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ कंडक्टर। ओके। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। चार्ज स्टोर करने की डिवाइस होती है। और बेटे इसके साथ में लिखो इन ए कन्फाइंड रीजन, इन ए कन्फाइंड रीजन। कन्फाइंड रीजन मींस, कन्फाइंड रीजन मींस क्या है भाई, देखो हमारी जो एनर्जी थी, यहां पर हमने चार्ज दे रखा है, चार्ज दे रखा है, इस चार्ज के कारण हमारी एनर्जी फैली हुई थी, कहां तक, इंफिनिटी तक फैली हुई थी। तो कैपेसिटर क्या करता है, इस एनर्जी को एक स्पेसिफिक रीजन में ले आता है। एक प्लेट ये है, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है। जो हमारी एनर्जी सपोज यहाँ पर 20 जूल की एनर्जी थी, वो 20 जूल की एनर्जी जो पहले इंफिनिटी तक थी, अब वो दो प्लेट्स के बीच में आ गई, ये दो प्लेट्स, ठीक है। कितनी एनर्जी है यहाँ पर भी, 20 जूल की एनर्जी है। ये होता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिसके अंदर चार्ज स्टोर कर सकते हैं, और ये चार्ज स्टोर करेंगे, और इसके अंदर जो एनर्जी होगी which is used to store the charge, hence energy
चार्ज होगा तो हेंस स्टोर एनर्जी इन ए कन्फाइंड रीजन, स्टोर एनर्जी इन ए कन्फाइंड रीजन। एक कन्फाइंड रीजन, एक छोटे रीजन के अंदर एनर्जी को ये स्टोर करता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट यहां पर बेटे हमारे पास जो चार्ज हम स्टोर करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टोरेज किसके ऊपर डिपेंड करता है? पोटेंशियल के ऊपर। तो हम इसको लिखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। मींस चार्ज जो है वो किसके ऊपर? पोटेंशियल के ऊपर। हम देखो यहां पर एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, क्या हम, इसको भी छोड़ो पहले, क्या हम, ये एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर हम जितना चाहें उतना चार्ज दे सकते हैं? क्या इस कैपेसिटर में हम जितना चाहें उतना चार्ज दे सकते हैं? नहीं दे सकते बेटे, नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम हमारे वाटर टैंक के अंदर पानी डाल रहे हैं, एक लिमिट ऐसी आएगी जब वो ओवरफ्लो हो जाएगा, होगा? ओके। इसी तरह से हमारे पास एक कंडक्टर है, हम उस कंडक्टर के अंदर चार्ज कंटिन्यूअसली डालते जा रहे हैं, तो बेटे एक टाइम ऐसा आएगा कि चार्ज की क्या स्टार्ट हो जाएगी? लीकेज स्टार्ट हो जाएगी। चार्ज की क्या स्टार्ट हो जाएगी? लीकेज। लीकेज स्टार्ट होना मींस जो इसके चार्ज, हम इधर से चार्ज दे रहे हैं, सपोज इधर से चार्ज बाहर निकल जाएगा और वो एयर में आ जाएगा, और उस एयर को हम क्या कहते हैं? आयोनाइज्ड एयर। उस एयर को क्या कहते हैं भाई? आयोनाइज्ड एयर। एयर जो है वो आयोनाइज हो जाएगी। तो हम क्या एक कंडक्टर के अंदर इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते कैपेसिटर के अंदर भाई। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर इनफाइनाइट चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लीकेज स्टार्ट होगी। लीकेज स्टार्ट होगी तो हमारी जो सराउंडिंग एयर थी वो आयोनाइज हो जाएगी। इसका एग्जांपल बेटे जो हमारी बड़ी वोल्टेज की लाइन होती है, 33,000 वोल्ट की जो लाइन होती है, बड़ी लाइन, उसके चारों तरफ आपने देखा होगा वायर जो होती है ये बोलते हैं कि ये दूर से ही अट्रैक्ट कर लेती है। उसकी जो एयर होती है, उस एयर के अंदर चार्ज चले जाते हैं और वो एयर क्या हो जाती है? आयोनाइज हो जाती है। तो यहां पर सबसे पहले कैपेसिटर का फंक्शन आया समझ में कि ये क्या करेगा? एनर्जी, चार्ज को स्टोर करेगा, और जब चार्ज स्टोर होगा तो एनर्जी भी स्टोर होगी, और वो एनर्जी जो पहले इंफिनिटी तक थी वो कहां पर आ जाएगी? एक कन्फाइंड रीजन में। ठीक है, क्या एक सिंगल कंडक्टर चार्ज को स्टोर कर सकता है? एक सिंगल कंडक्टर चार्ज को स्टोर कर लेगा। ये चार्ज के कारण दूसरा कंडक्टर हमें लेना होता है। कैपेसिटर के अंदर दो कंडक्टर होंगे। कैपेसिटर के अंदर क्या होंगे? दो कंडक्टर होंगे। पहला कंडक्टर हमारा ये है जिसके अंदर हमने चार्ज दे रखा है। दूसरा कैपेसिटर अगर हमें नहीं दे रखा होता वो कहां पर होता है? इन्फिनिटी पर होता है। अकेला कंडक्टर कैपेसिटर बनाएगा? नहीं बनाएगा। कैपेसिटर के लिए हमें दो कंडक्टर चाहिए। या तो आपको ये दिया मिलेगा, ये साइन मींस ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट, और अगर किसी कैपेसिटर के अंदर केवल एक प्लेट दे रखी है तो इसका मतलब क्या है? इसकी दूसरी प्लेट कहां है? इंफिनिटी के ऊपर है। सेकंड प्लेट इज एट इंफिनिटी। क्लियर हो गए? सभी पॉइंट्स क्लियर हैं? अब देखो ये एनर्जी यहां पर थी, इनके बीच के डिस्टेंस को कम किया। डिस्टेंस को जैसे ही कम करेंगे ये 20 जूल की एनर्जी जो है वो एक स्पेसिफिक रीजन में आ गई। 20 जूल की एनर्जी कहां पर आ गई? एक स्पेसिफिक रीजन में आ जाएगी। क्लियर? तो बेटे यहां पर हमें पता है, करें स्टार्ट। ये तो बेसिक था, बेसिक था। अब हम इसकी डेफिनेशन जो एग्जाम वगैरह के अंदर आती है वो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे।
कैपेसिटर। तो देखो बेटे, जैसे ही हम किसी कैपेसिटर में, ध्यान से समझना, जैसे हम किसी कैपेसिटर के अंदर चार्ज देते जा रहे हैं, ये चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल क्या होगा? इफ चार्ज इज गिवन, पोटेंशियल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल इंक्रीजेस। किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज देते जा रहे हैं, चार्ज देते जा रहे हैं, उसका पोटेंशियल क्या हुआ? इंक्रीज, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है पोटेंशियल। अगर हम चार्ज बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या है? ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो पोटेंशियल कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं चार्ज इंक्रीज, पोटेंशियल इंक्रीज, तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटे? चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिख सकते हैं। Q इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगेगा, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा? C। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा? C। तो चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV। क्लियर हुआ? Where C is capacity of a conductor, C is the capacity of condenser या capacity of capacitor। C is the capacity of a capacitor, मीन्स उसके अंदर कितना चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं। Q is equal to CV। क्लियर है? तो बेटे C is equal to क्या होगा? Q बाई V। C इज इक्वल टू Q बाई V। बेटे यहां मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। हमने QV से एक कांस्टेंट फाइंड आउट किया C। अब इस फार्मूले को देखो, C जो है Q और V, C इज इक्वल टू Q बाई V। बेटे ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये C एक कांस्टेंट है और ये Q और V से मिलकर बना है। यहां पर हम कहेंगे कि C किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और C किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल के ऊपर, इनवर्सली है। बेटे ये हमेशा गलत होता है, ठीक है? जो हमारा कांस्टेंट होता है वो उस फार्मूले की किसी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ना तो ये C के ऊपर, Q के ऊपर डिपेंड करेगा, और ना ये V के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया? ना तो ये Q के ऊपर डिपेंड करेगा, ना ये V के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आपने पढ़ा है, और सेकंड चैप्टर में ही पढ़ा है आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, V इज इक्वल टू RI। बेटे R इज इक्वल टू V अपॉन I। क्या R V के ऊपर डिपेंड होता था? नहीं। क्या I पर डिपेंड होता था? नहीं। किसी भी कांस्टेंट को देख लेना बेटे, वो कभी भी जिस फार्मूले से मिलकर बना है उस फार्मूले के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ना तो ये Q पे डिपेंड करेगा और ना ही V पे डिपेंड करेगा। तो कैपेसिटी डिपेंड किस पे करेगी? कैपेसिटी या कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन, किस के ऊपर डिपेंड करेगा? कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा भाई एक तो सराउंडिंग मीडियम के ऊपर। किस के ऊपर? सराउंडिंग मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करेगा भाई एरिया के ऊपर, एरिया शेप साइज ऑफ कैपेसिटर, एरिया शेप साइज ऑफ कैपेसिटर। और थर्ड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। क्लियर है? आ गया समझ में? तो कैपेसिटेंस ना तो ना चार्ज पे डिपेंड करेगा और ना V पे डिपेंड करेगा।
ये एक तो सराउंडिंग मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, एक एरिया, शेप, साइज ऑफ कैपेसिटर, कैसे उसकी शेप है, क्या साइज है, क्या एरिया है, और थर्ड डिपेंड करेगा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ओके। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी है, यहां से यूनिट हम बनाएंगे, यूनिट क्या है, फेराड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की यूनिट हो जाएगी हमारी फेराड। बेटे ये बहुत बड़ी यूनिट होती है, बहुत बड़ी यूनिट कैसे होती है, देखो हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड की मेजरमेंट हम क्विंटल में करें तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा, गोल्ड क्विंटल में, इसीलिए हम उसको 10 ग्राम लेकर चलते हैं। इसी तरह फेराड एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, फेराड क्या होती है, एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। दैट्स वाई हमारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनके अंदर ये मिलेगा आपको, ये साइन किसका है, माइक्रोफेराड, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶ फेराड। दूसरा मिलेगा आपको NF, नैनोफेराड, ये हो जाएगा 10⁻⁹ फेराड के इक्वल। और बेटे नेक्स्ट मिल सकता है आपको पिकोफेराड, पिकोफेराड, और पिकोफेराड 10⁻12 फेराड के इक्वल होगा। पिकोफेराड किसके इक्वल होगा, -12 फेराड, 10⁻12 फेराड के इक्वल होगा। तो हम यूनिट पढ़ी, यूनिट क्या आई, फेराड आई। डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हो, डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए क्या डायमेंशन रहेंगे कैपेसिटेंस के, बेटे आप देखो M1 L-2, नेक्स्ट रहेगा T4A2, T4A2, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने बहुत बार बताया है। यहाँ कैलकुलेशन के लिए आप क्या करो, देखो चार्ज की तो होती है 80, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है 80, पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क की डायमेंशन M1 L2 T-2, चार्ज की फिर से क्या हो जाएगी 80, तो इसको हम लिखें, कहीं कोई मिस्टेक है, ओके, इसको हम अगर लिखें M1 L2 T-2 80, ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 80, तो A स्क्वेयर T स्क्वेयर डिवाइडेड बाई M1 L2 T-2, और ये ऊपर जाएगा तो ये M-1 L-2 T की पावर 4 हो जाएगा और A की पावर 2, दिस इज द डायमेंशन। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। तो कैपेसिटर का बेसिक कंसेप्ट आया समझ में भाई, क्या होता है, किस काम आता है, ठीक है। वो वहम भी आपका दूर हुआ होगा कि बैटरी के अंदर चार्ज स्टोर होता है, नहीं, चार्ज किस में स्टोर होगा, कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर होगा। क्लियर है। फिर अगर चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q लिख सकते हैं, या Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV, C इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं, कैपेसिटेंस किसके इक्वल होगा, Q बाई V के इक्वल। ये कैपेसिटी ना तो Q पे डिपेंड करेगी और ना ही V के ऊपर डिपेंड करेगी, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सराउंडिंग मीडियम, एरिया, शेप, साइज, कैपेसिटर और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जब हम यूनिट की बात करेंगे, यूनिट फेराड होगी, माइक्रोफेराड, पिकोफेराड, ये आपको पता ही है, माइक्रो 10⁻⁻⁶, नैनो 10⁻⁻⁹ और पिको 10⁻12। जब हम इसके डायमेंशंस की बात करेंगे, M1 M-1 L-2 T4A2, आप इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाओ, ठीक है, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको याद नहीं होती तो। कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये हमने डिस्कस किया। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटे। अब बीच में हमने एक चीज और बताई थी, क्या हम इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हैं, हम इनफाइनाइट चार्ज नहीं दे सकते, ओके। फिर इसके बाद 1 फेराड किसके इक्वल होगा,
1 फेराड होगा 1 कूलम बाय 1 वोल्ट। 1 कूलम बाय 1 वोल्ट इज नोन एज 1 फेराड। क्लियर है बेटे? आप इसको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, करें नेक्स्ट। लो जल्दी लो स्क्रीनशॉट। तो इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स और बनते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि कैपेसिटर चार्ज है या डिस्चार्ज है? कैपेसिटर चार्ज है या डिस्चार्ज है, तो इसका सिंपल मेथड है। आपके जो फैन का जो कैपेसिटर होता है, आपने देखा होगा कई बार जब आप किसी से, दुकानदार से या इलेक्ट्रीशियन से जब कंडेंसर लेने जाते हो, तो सबसे पहले वो उन दोनों वायर्स को टच करता है। अगर स्पार्किंग है, इसका मीन्स क्या है, वो कैपेसिटर क्या है, चार्ज है। क्लियर है? और दूसरा बेटे, इसके अंदर जो हमारा टॉपिक अब होगा कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज स्पेयर। कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज स्पेयर, एक चार्ज स्पेयर की कैपेसिटी कितनी होगी? ओके, कैपेसिटी ऑफ ए स्पेयर, एक स्पेयर की कैपेसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। किसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है? स्पेयर की कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। बेटे एक चीज और, जब भी हमारे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर से हमें एनर्जी मिलती है, और कैपेसिटर हमें इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसी एनर्जी प्रोवाइड करेगा? इंस्टेंटेनियस, बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा एनर्जी। एग्जाम्पल, जैसे हमारी जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर मीन्स जो हम चक्की के साथ लगाते हैं, या हमारे जो भूसा काटने के लिए जो होते हैं टोका, उनके पास अगर हम लगाते हैं, तो जैसे ही लाइट आती है हम वायर कनेक्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते हैं, जिस मोटर के पास कंडेंसर नहीं होता, वी हैव टू सप्लाई सम फोर्स टू इट। उसको चलाने के लिए हमें कुछ फोर्स देना पड़ता है। बट जब कंडेंसर होता है तो हमें उस फोर्स की जरूरत नहीं होती, उसको जो उसका पटा होता है उसको खींचने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बेटे अचानक से कैपेसिटर उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, फिर बाद में वो चार्ज होता रहता है, स्टार्टिंग में एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। क्लियर हो गया? आया समझ में? ओके, कैपेसिटी ऑफ ए स्पेयर, एक स्पेयर की कैपेसिटी कितनी होगी? चार्जिंग के बारे में बेटे कल पढ़ेंगे, कैपेसिटर को कैसे चार्ज करते हैं। आज हम कैपेसिटी ऑफ ए स्पेयर, एक स्पेयर की कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि एक स्पेयर में कितनी कैपेसिटी होती है। तो हमारे पास एक आइसोलेटेड कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्पेयर पढ़ेंगे बेटे। आइसोलेटेड स्पेयर, आइसोलेटेड मींस सिंगल, एक अकेला कैपेसिटर, सॉरी एक अकेला स्पेयर है, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? तो लेट वी हैव गिवन ए क्यू चार्ज टू द कैपेसिटर। हमने कैपेसिटर को टोटल कितना चार्ज दिया है? क्यू चार्ज दिया है। जब हमने इसको क्यू चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना? क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है हमारा? आर डिस्टेंस है। ठीक है, लेट आर इज द रेडियस, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई इसका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर एट दिस पॉइंट पी। इस पॉइंट पी के ऊपर कैपेसिटी पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, और पोटेंशियल का ये फार्मूला रहेगा। ओके, चार्ज कितना? क्यू, तो बेटे कैपेसिटेंस कितना होता है? चार्ज बाय पोटेंशियल, चार्ज बाय पोटेंशियल। चार्ज कितना? 1/4, सॉरी चार्ज कितना? क्यू डिवाइडेड बाय पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर
क्यू से क्यू कैंसल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। एक आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटी कितनी होगी भाई? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। क्लियर हो गया? यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैपेसिटी ऑफ अर्थ। कैपेसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ की कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। जब हम अर्थ की कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं तो बेटे हमारे पास अर्थ क्या है? एक स्फीयर। स्फीयर का फार्मूला क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। वैल्यू पुट करेंगे बेटे, सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी? 9 × 10⁹ होगी। अरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/9 × 10⁹ इनटू रेडियस। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर होता है। किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है हमें? मीटर में। तो मीटर में 3 जीरो और लगा देंगे। ये कितना आएगा भाई जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे? 7×10⁻⁻6 फेराड मीन्स 711 माइक्रोफेराड। अर्थ की कैपेसिटी कितनी होती है भाई? 711 माइक्रोफेराड। देखो कितना बड़ा अर्थ, साइज कितना बड़ा है। अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, फिर भी इसकी कैपेसिटी कितनी है? 711 माइक्रोफेराड, 10⁻⁻6 फेराड। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो कैपेसिटी होती है अर्थ की वो बहुत ज्यादा होती है, सॉरी बहुत कम होती है। जो हमारी यूनिट है फेराड वो बहुत बड़ी यूनिट है, इसीलिए हमें जो भी मिलेगा पेपर में वो माइक्रोफेराड, नैनोफेराड या पिकोफेराड की फॉर्म में मिलने वाला है। क्लियर स्टूडेंट्स? आ गया समझ में? यहाँ तक आया यहाँ पर समझ में? ओके बेटे, टुमारो वी विल कंटिन्यू इट। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बेटे न्यूमेरिकल्स किया करो, ठीक है? ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।